अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, दुनिया में कुछ मुसलमान देश हैं जो कि रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले का, सिर्फ 5 साल पहले का सऊदी अरब और आज का सऊदी अरब जमीन आसमान का फर्क है। टोटली इतना तेजी से तब्दीली किसी इस्लामिक देश में नहीं आई। दुबई 71 में आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, तो ब्रिटिश दौर में जैसा था वैसा ही आज़ाद हुआ। ब्रिटिश दौर में वहाँ पे शराब भी होती थी, सब कुछ होता था, एक छोटा सा पोर्ट एरिया था, तो उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। परिवर्तन नहीं आया, परिवर्तन सऊदी अरब में आया है। जितना पॉजिटिव परिवर्तन सऊदी अरब में आया है उतना ही नेगेटिव परिवर्तन पाकिस्तान में आया है। अजीज दोस्तों, ताजिकिस्तान में पार्लियामेंट ने एक बिल अप्रूव किया है कि कोई औरत हिजाब नहीं पहनेगी और बच्चों को बकरा ईद और रमज़ान ईद यानी ईद उल फितर और ईद उल दुहा नहीं मनानी। बच्चे ईद नहीं मना सकते। ये दुनिया में किसी भी इस्लामिक नॉन इस्लामिक देश में ऐसा कानून नहीं आया कि बच्चों को ईद मनाने की भी इजाज़त नहीं है, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये बच्चों के अंदर एक्सट्रीमिज़म लाता है। और ताजिकिस्तान ने कहा कि ताजिकिस्तान बेसिकली एक ईरानियन पर्शियन कल्चरल सोसाइटी है। उन्होंने कहा ये तो मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरब से आया है। इन्होंने ना अरबिक ज़बान अपनाई है ना वहाँ की कल्चर। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मुसलमान सऊदियों से ज़्यादा सऊदी बनने के चक्कर में रहते हैं। ताजिकिस्तान ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें देशों को जहाँ पे इस्लाम है वो चलो नहीं समझते, कम से कम जो हिंदुस्तान, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों को तो इस टाइप की चीज़ें करनी चाहिए। हिजाब पे टोटल बैन लगाना चाहिए, ईद नहीं मनानी चाहिए, बकरा ईद नहीं मनानी चाहिए। मतलब घर में मनाएं आप सड़कों पे, जैसे यहाँ पे साउथ हॉल में बदतमीज़ी का तूफ़ान हो रहा है, सड़कों पे नमाज, इस टाइप की चीज़ें ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में नहीं होती। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वो। हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया है ना, वो अफ़गानिस्तान और ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से ही ज़्यादा हमले हुए हैं और इन हमलावरों ने इस्लाम किया। और ज़्यादातर हमारे पूर्वज जो थे मेमनों के, उन्होंने इस्लाम कबूल किया फ़ायदे के लिए। ऐसे ही ज़्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान हुए हैं। ऐसे ही इमारात ने एबॉर्शन के ख़िलाफ़ जो लॉ था वो ख़त्म कर दिया। इवन अमेरिका की 9 स्टेट्स में एबॉर्शन पे पाबंदी है, इमारात ने ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें करके आप इंटरनेशनल सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल नेशन के तौर पे आ सकते हैं। जो गैर इंसानी चीज़ें करें इसके ऊपर लॉ मतलब बनाएं। देखें, अगेन कमिंग टू स्लेवरी, बैन किया ना, पूरी दुनिया में बैन है ना, चाहे मुस्लिम देश है कि नॉन मुस्लिम देश है। कुरान में बैन नहीं है, इस्लाम में बैन नहीं है, शरिया में बैन नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया का हर मुस्लिम नॉन मुस्लिम देश इसको बैन मानता है। तो ऐसे भी कानून लाने चाहिए। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अजीत भारती के ऊपर केस बना है। अजीत भारती हमारे एक अच्छे मित्र हैं और मैं 2 साल पहले जब इंडिया आया था तो मेरी उनके साथ एक बैठक भी हुई थी। बहुत ही साफ़ सुथरा इंसान, लॉजिक पे बात करते हैं, प्रूफ्स के साथ बात करते हैं। राहुल गांधी एक झटके में खटाखट इधर डालूंगा उधर निकालूंगा करते हुए देश से गरीबी निकालने की बात करते हैं। यह अश्लीलता है, क्योंकि 50 वर्ष सत्ता में रहने वाली पार्टी आम नागरिकों को अपने इस कथन से गरीब नहीं भिखमंगा मानती है और स्वयं को राजा, जो अपनी नानी के फंड से हर वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए वात्रोची द्वारा मंगवा ले। गरीबी का पर्याय निर्धन अवश्य है, पर धनहीनता केवल एक आयाम। नरेंद्र मोदी जब गरीबी हटाने की बात करते हैं तो वह पैसा देकर उसे हर महीने खर्च करवाने की बात नहीं करते। मोदी को गरीबी में केवल उसका रिक्त बैंक खाता नहीं दिखता, बल्कि उसके पास आवास न होना, शौचालय की अनुपस्थिति,
बत्ती, बिजली, बल्ब, पानी, सिलेंडर, चूल्हा, मिड डे मील, बच्चों का यूनिफॉर्म, पुस्तक, स्कूल, मनरेगा, राशन जैसे 10 से अधिक आयाम दिखते हैं। राहुल गांधी की स्कीम गरीब को गरीब बनाए रखने की है ताकि वो हर चुनाव में यही स्कीम 10% की बढ़ोतरी के साथ बेच सके। मोदी गरीबी को गरीब के स्वाभिमान से जुड़े रोग की तरह देखता है, जहां वह यह जानता है कि पैसा देना उसे यह बताना है कि तुम निकम्मे हो, सरकार तुम्हें पालेगी। यह उसके स्वाभिमान पर चोट है। मोदी की योजना गरीब को गरीबी से निकालने की है। 4 करोड़ घर, 10 करोड़ सिलेंडर, पूर्ण विद्युतीकरण, सौभाग्य योजना, 80 करोड़ को राशन, 14 करोड़ को नल जल, 11 करोड़ शौचालय, 50 करोड़ जनधन खाते, 34 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 34 करोड़ आयुष्मान योजना के लाभार्थी, 6 करोड़ माँ बच्चों का टीकाकरण आदि केवल आंकड़े नहीं है। ये हर गरीब परिवार की कहानी है, जहां माता पिता दाल रोटी के लिए बच्चों को भी खेत में मजदूरी के लिए अब नहीं ले जाते, क्योंकि मोदी की योजनाओं ने उन्हें अपने बच्चे के उत्तम भविष्य की ओर ताकने पर सकारात्मक रूप से विवश किया। यही अंतर मोदी और राहुल का। एक गरीब को निकम्मा मानता है, दूसरा 25 करोड़ के जीवन स्तर को सुधार कर उसे भविष्य की। उनकी बात से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, आप झुटला नहीं सकते उनको। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर केस किया और उनके घर पे गए, उनको हाजिरी का नोटिस देने के लिए कहा आप फलां तारीख को कर्नाटका के पुलिस स्टेशन में आए, आपके खिलाफ केस है। नोएडा पुलिस आ गई फौरन और बहरहाल उनके ऊपर FIR कटी हुई है। अजीत भारती क्यों पसंद नहीं है इनको? आज आपके कर्नाटक पुलिस पहुंची थी, क्या कुछ पूरा मामला था ये? मामला ये है कि 2-3 दिन पहले एक FIR हुई थी 153A और 5052 के तहत, और उस FIR के बाद आज कर्नाटक पुलिस जो है अचानक से मेरे घर पे आती है। 2 बजे डोरबेल बजाती है और फिर मैं जब बाहर निकलता हूँ तो वो कहते हैं कि हम जो है कर्नाटक से आए, बेंगलोर से आए हैं और आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला क्या बात करनी है आपको? तो आपको नोटिस देना है। तो मैंने बोला कि इसका एक प्रोसेस होता है, आप लोकल थाना को पहले इन्फॉर्म कीजिए, लोकल थाने के प्रेजेंस में ही किसी भी तरह की बात मैं करूँगा। और तो वो पूछते हैं कि लोकल थाना कौन सा है यहाँ का? मैंने बोला ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि लोकल थाना कौन सा है और कहाँ पे है। उसके बाद फिर उन्हें लग गया कि ये आदमी जो है वो उतरेगा नहीं नीचे और इंटर नहीं करने देगा, तो फिर वो खुद ही सामने ही वहीं सड़क पे ही खड़े रहे और लगभग 40 मिनट वहीं पे खड़े रहे। तब तक मैंने लोकल थाना को इन्फॉर्म किया कि इन्फॉर्म नहीं, उनसे पूछा मैंने क्या आपको जानकारी है यहाँ पे बेंगलोर की पुलिस जो है आई हुई है और इनके मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग जो है इनकी मंशा कुछ सही है, क्योंकि पहले भी इन्होंने जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है नोटिस देने के बहाने। तो मुझे पता था कि ये यही करेंगे, नहीं तो नोटिस देने के लिए एक आदमी आ जाता, 3 आदमी क्या करने आया था। तो इनकी मंशा पता थी। फिर वो लोग तुरंत ही 15 से 20 मिनट के अंदर नोएडा की पुलिस जो तुरंत आई, 5-7 अफसर्स थे और उसके साथ और कांस्टेबल्स भी थे, और फिर उन्होंने उनसे बातचीत की, लंबे मतलब बातचीत उनकी होती रही। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन वाइन जो है मेरे लेने थे उनको, तो उन्होंने लिया और उसके बाद वो चले गए। क्या कुछ जो आपको नोटिस दिया गया है, क्या कुछ लिखा गया है? लिखा वही कि आपको इन्वेस्टिगेशन में जो है 7 दिन के अंदर जो है बेंगलोर के फला पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको आना है और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग देना। बात यह है कि ये जो केस बनता है उसमें इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप है नहीं, मैंने बोला है और वो वीडियो पे है। इसमें यही है कि मैंने जो बोला है एक्चुअल में जो तुम बोल रहे हो, जो धाराएं तुमने लगाई हैं, इससे दंगे भड़क सकते हैं, वैमनस्य फैल सकता है, उसका क्या कहीं पे सही में धरातल पे कुछ ऐसा कुछ हुआ है? तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसमें इन्वेस्टिगेट करना क्या, मैं तो स्वीकार रहा हूँ, मेरा वीडियो है, मेरे हैंडल से वो वीडियो गया है। तो जब मैं स्वीकार ही रहा हूँ, जब मैंने मना ही नहीं किया कि मैंने ये नहीं बोला है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहते? इन्वेस्टिगेशन इसलिए होता है कि बुलाएंगे, बिठा करके इनके जो घटिया पुलिसिंग टैक्टिक्स होते हैं, मारपीट करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो उसके लिए कर रहे हैं और इससे इतर कुछ है। फिर भी मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पुलिस ने अगर मुझे बुलाया है और 7 दिनों के अंदर मुझे कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है, तो मैं जाऊंगा वहां पर, शामिल हो जाऊंगा इन्वेस्टिगेशन में, कोई समस्या नहीं। इसलिए कि लॉजिक बात करते हैं। आप ये देखें कि राना अय्यूब, मोहम्मद जुबैर, अरफा खानम शेरवानी और इस तरह के मेले कई, ध्रुव राठी, वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की लाइन है ना, उसको 50 बार 1000 बार क्रॉस करते हैं।
उनकी हर ट्वीट जहर से भरी होती है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होते, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते। एक हिंदू ने अपनी गर्लफ्रेंड को सड़क पे डंडे मारे तो जुबैर सड़कों पे आ गया, मतलब सोशल मीडिया की सड़कों पे आ गया, ट्वीट पे ट्वीट, देखो हिंदू ये कर रहा है, कोई इस पे बोल नहीं रहा, कोई क्यों नहीं बोल रहा, क्यों इस पे कोई हिंदू जर्नलिस्ट बात नहीं कर रहा, मीडिया बिका हुआ ये वो। और 550 बार जो मुसलमान एक साल में कर जाता है उस पर तुम कभी बोले? एज ए जर्नलिस्ट राना अयूब, मोहम्मद जुबैर, अरफा खानम शेरवानी वगैरह का काम है कि वो हर चीज़ को रिपोर्ट करें, जो मुसलमान गलत करे वो भी तो हिंदू करे वो भी, लेकिन नहीं, हिंदू जब ब्रदर ने किया उस पर सारे हिंदू भी बोल रहे हैं, तो ये बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। कभी कन्हैया लाल को कंडेम किया इन लोगों ने, लेकिन अजीत भारती पे केस बन गया, वो आज़ाद दरिंदे घूम रहे हैं। जो दुनिया को पता है कि एंटी इंडिया नैरेटिव लेके चलते हैं, इंडिया को बदनाम करने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट और इंटरनेशनल अखबारों में लिखते हैं और उधर बयान देते हैं, CNN BBC को इंटरव्यू देते हैं, उन पे कोई केस नहीं बन रहा। जबकि अगर आप हेट स्पीच का लॉ देखें ना तो उन पे बाकायदा केस बनता है, देशद्रोह का केस बनता है। लेकिन अजीत भारती को तो आई कंडेम, आई स्टैंड विद अजीत भारती। अजीत भारती बिल्कुल सही काम कर रहा है, कहीं कोई गलत नफरत हेट स्पीच नहीं कर रहा, जेन्युइन जर्नलिज्म कर रहा है, अपनी आपके सामने जेन्युइन चीज़ें रख रहा है। अब अजीज दोस्तों पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान मखमसे में है। मखमसा उर्दू का एक लफ्ज़ है। क्या है मखमसा? नाज़रीन, एक दोस्त ने एक वाक़या शेयर किया जो मुल्की हालात की तर्जुमानी कर रहा था। उन्वान था मखमसा। एक शागिर्द अपने उस्ताद से उलझ पड़ता है, उसको मखमसे का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उस्ताद ने काफ़ी तशरीह की मगर शागिर्द है कि मुतमईन ना हुआ। उस्ताद ने कहा कि मैं तुमको एक वाक़या सुनाता हूँ, शायद तुम्हें मखमसे की समझ आ जाए। उस्ताद सुनाता है कि नाजिमाबाद में एओ क्लिनिक के सामने वाली सड़क पे एक बाप और उसका बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उनके आगे एक ट्रक था जिसमें फौलादी चादरें लदी हुई थीं। अचानक ट्रक से एक फौलादी चादर उड़ती है और सीधी बाप बेटे की गर्दन पे जा लगती है। दोनों की गर्दन कट जाती है। लोग भागम भाग दोनों धड़ और कटे हुए सर लेकर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर शाह 7 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद कटे हुए दोनों सर धड़ों से जोड़ देते हैं। दोनों जिंदा बच जाते हैं। 2 माह तक दोनों बाप बेटा इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रहते हैं। घर वालों को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। 2 माह बाद वो घर आते हैं तो एक हंगामा मच जाता है। बाप का सर बेटे के धड़ पर और बेटे का सर बाप के धड़ से लग चुका होता है। शागिर्द मुंह खोले हैरत से वाकया सुन रहा होता है। उस्ताद कहता है कि मसला पैदा हो गया कि अब बेटे की बीवी शौहर के धड़ के साथ कमरे में रहे या शौहर के सर के साथ। अगर वो शौहर के सर के साथ रहती है तो धड़ तो ससुर का है। अब क्या होगा? उधर यह कि मां अगर शौहर के सर के साथ रहे तो धड़ बेटे का है, अगर शौहर के धड़ के साथ रहेगी तो सर तो उसके बेटे का है। घर की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो जाती। बेटा अपनी बीवी का हाथ थामना चाहे तो वो नेक बख्त कहती है कि मुझे अब्बा जान के हाथों से शर्म आती। ससुर अपनी बीवी के पास इसलिए नहीं फटकते कि बेटे के धड़ और मां यानी उनकी बीवी में अबदी हुर्मत है। कहीं मोटरसाइकिल पर जाना हो तो एक परेशानी यह है कि बहू शौहर के धड़ के साथ बैठे या ससुर के सर के साथ। इसी तरह उनकी जिंदगी अजीरन हो जाती है, तमाम मामूलात ठप हो जाते हैं। ऐसे में कोई मशवरा देता है कि यूं किया जाए कि दोनों अपनी अपनी मनकूहा को तलाक दे दें और असर नौ निकाह कर लें ताकि धड़ हलाल हो जाए। शागिर्द पूरी तवज्जो से सुन रहा था और बहुत परेशान था कि अब क्या होगा। तुम अब बताओ कि अगर लड़के की मां तलाक ले तो किससे ले? बेटे के धड़ से ले या शौहर के सर से ले? उधर बहू के साथ भी यही मसला है, शौहर के सर से तलाक ले या ससुर के धड़ से ले। अब तुम बताओ कि क्या किया जाए? शागिर्द बोला, उस्ताद जी मेरा तो दिमाग बंद हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। उस्ताद बोलते हैं, बेटा बस ये जो तुम्हारी कैफियत है ना, इसे ही मखमसा कहते हैं। हमारी हुकूमत भी इन्हीं हालात का शिकार है। उसका सर जमहूर का है, धड़ एस्टेब्लिशमेंट का लगाया हुआ है। सर अलग कर ले तो मुसीबत, धड़ अलग कर ले तो मुसीबत। गोया मौजूदा सूरत हाल मखमसे का शिकार हो चुका। आपको मखमसा
समझाने का यही मेरे पास एक रास्ता था। मैं भी आपको मखमसा ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता था। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की टीम, क्रिकेट टीम अमेरिका गई थी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अभी भी कई खिलाड़ी अमेरिका में सैर सपाटे कर रहे हैं, कुछ लंदन में आके सैर सपाटे कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि 60 कमरे बुक कराए गए थे, पूरे क्रिकेट बोर्ड की फैमिलियां गई थीं और सब दोस्त यार गए थे और कितनों को भेजा था। 34 प्लेयर्स का और प्लेयर्स, सपोर्ट स्टाफ और ऑफिशियल्स का डेलीगेशन था। तो फिर 26 से 28 फैमिली साथ में थी। ये रिपोर्ट आई है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। ये पीटीआई के सोशल मीडिया से रिपोर्ट आई है। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शादाब खान, फ़खर जमान, मोहम्मद आमिर वगैरह वो लोग थे, और भी कई थे जिनकी फैमिलियां इनके साथ ट्रैवल करती थी। आप कर सकते हैं, रोहित शर्मा की भी फैमिली है, लेकिन वो अपने खर्चे पे जाते हैं। फिर दूसरे जो दोस्त और इतने सारे, और इन सब पे इतना खर्चा होता है। अब किसी ने कहा कि आप लोगों को क्या मसला है, कोई टैक्स पेयर्स का पैसा थोड़ी है, पीसीबी की अपनी इनकम है, क्रिकेटर्स के जरिए ही तो इनकम बनाती है ना। आफ्टर ऑल पीसीबी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो सरकार जनता की होती है ना, चाहे जनता टैक्स भर के बनाती है कि नहीं बनाती है। तो ये है कि बड़ी लंबी रिपोर्ट है, मैं खाली आपको मुख्तसरन बताया। अजीज दोस्तों, मोहम्मद हफीज़ पीसीबी के डायरेक्टर बने थे कुछ महीनों पहले। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट को इंटरव्यू देते हुए बताया कि इतनी बिगड़ी हुई टीम है ये। खाली गैरी कर्स्टन नहीं कह रहा, खाली दूसरे नहीं कह रहे, सब कह रहे हैं। हफीज़ अभी कुछ महीनों पहले टीम का था, कहता है इतनी बिगड़ी हुई है कि टेस्ट मैच के दौरान मैं जब पवेलियन में घुसा तो 4-5 खिलाड़ी सो रहे थे। मतलब टेस्ट मैच हो रहा है, आपकी बैटिंग नहीं आ रही, या आप 11वें नंबर पे खेल रहे हैं और ओपनर गया है, आपका 5 दिन कंटिन्यूस 1-1 मिनट उस मैच के लिए होना चाहिए। आपको उस मैच की प्रोग्रेस पता चले, आपको उस मैच का मिजाज पता चले, पिच की हालत पता चले, मैच किन चीज़ों से गुजर रहा है, नहीं सो रहे हैं। मतलब एवरीथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड। अजीज दोस्तों, फाइनली क्रिकेट के हवाले से बाबर आजम पे आरोप लगे हैं कि इसने मैच फिक्स किए थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से आप ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया के खिलाड़ियों पे इसलिए आवाज़ नहीं उठती कि इंडिया के प्लेयर्स को ऑलरेडी इतना मिल चुका होता है कि मैच फिक्स करने की उनको ज़रूरत नहीं होती। ये कंगले प्लेयर हैं, आधा तो ये रिश्वतों में इनका इनकम जाती है, तो इसलिए इनको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो लालची हैं, मॉरलिटीज़ नहीं है। बाबर आजम ने ऐलान किया है कि मैं इन सब यूट्यूबर्स और उस पर केस करूंगा कि मैच फिक्स की रिपोर्ट इन्होंने की है, मैं इनके ऊपर केस करूंगा। हम तो कोट कर रहे हैं दूसरों से। अब ये शोएब जट है, इसने ट्वीट किए कि अगर तुमको $750 का गिफ्ट मिलता है ना, $750 की वैल्यू का, तो आपको ये रिपोर्ट करना है पीसीबी को। ये कानून है। आपको $2.5 लाख की गाड़ी मिली, आपने रिपोर्ट की। मैं नहीं कह रहा, शोएब जट कह रहा है। और इस तरह की कई रिपोर्ट्स हैं कि आमिर ने, बाबर ने और कुछ खिलाड़ियों ने मैच फिक्स किए थे। अजीज़ दोस्तों, ये आपके सामने मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, और अगर आप समझते हैं कि हमारा काम कोशिश करके, अच्छी रिसर्च करके आपके सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हैं, तो आपकी सपोर्ट पे ही हम चलते हैं। आजकल YouTube का एल्गोरिथम इतना ख़राब है, मतलब मुझे कई दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं। एक दोस्त का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, कहता आरिफ भाई मैं बहुत परेशान हो रहा था कि आपकी कई दिनों से, हफ्ते से ऊपर हो गया, कोई वीडियो नहीं आ रही। कल मुझे मैसेज कर रहे हैं,
आपको वापस YouTube पे देख के बहुत खुशी हुई, वो भी मैंने सर्च करके आपको ढूंढा था, जबकि ऐसा भी नहीं है, बीच में 1-2 दिन का गैप हुआ था, हफ्ते का गैप तो कभी नहीं हुआ। ऐसे मेरे को कई दोस्तों का मैसेज आया कि हमने तो बेल आइकन दबाया हुआ है, अच्छी खासी आपकी रोज़ की 2 वीडियो की बेल बजती थी, अब तो कई दिनों से बेल ही नहीं बज रही, हमें ढूंढनी पड़ती है आपकी वीडियो। तो अजीज़ दोस्तों, एल्गोरिदम ख़राब चल रहा है मामला, यूट्यूब बहुत गंदा कर रहा है हमारे साथ। आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी तो हमें मुश्किल हो जाती है काम को आगे बढ़ाने में, इसलिए कीप सपोर्टिंग अजीज़ दोस्तों, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।